इलेक्ट्रोनेगेटिव में पहला यही पॉइंट ध्यान दे कि ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। और क्या प्रॉपर्टी है? मान लो कि आपके पास दो बॉन्डेड एटम है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ए और बी, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। जो यहाँ पे डैश दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है? ये इनके बीच बॉन्ड बना हुआ है। और ये बॉन्ड कैसे बनता है ये भी आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का अगर जिक्र कर रहे हैं तो शेयरिंग से बनेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन ए का है, ये सपोज इलेक्ट्रॉन ए का, और एक इलेक्ट्रॉन ये बी का है, ये सपोज बी का, राइट। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक बी का, तो यहाँ ये एक रिलेटिव टेंडेंसी होती है इन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। सपोज यहाँ मैंने ये कह दिया ये आपके पास एटम ए है, ये आपके पास एटम ए है, और ये आपके पास एटम बी है। ये एटम बी है आपके पास, ठीक है। ये बी का इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर ले लिया ए का, ये ए का इलेक्ट्रॉन, सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको इन दोनों में से एक एटम अपनी तरफ खींचेगा। कौन अपनी तरफ खींच सकता है आप खुद ही देखिए। मेरे ख्याल से इस एटम का न्यूक्लियस दूर है, खींचेगा क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है। तो आपको ये तो पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको कौन खींच सकता है? पॉजिटिव चार्ज ही खींच सकता है उसको, नेगेटिव तो नहीं खींचेगा। नेगेटिव तो इसको क्या कर देगा? नेगेटिव इसको भगा देगा, कहेगा रिपेल हो जा। इसको खींच कौन सकता है? पॉजिटिव ही खींच सकता है इसको। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे यहाँ है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ है न्यूक्लियस पे। कौन सा न्यूक्लियस क्लोज है? ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस क्लोज है। तो ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इसका होल्ड ज्यादा होगा, इसका होल्ड ज्यादा होगा इन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। और यही इसकी टेंडेंसी जो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, कौन सी इलेक्ट्रॉन को? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यही कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी है, क्योंकि ये एटम आपस में बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो अब क्या होगा? ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ मिडवे में दिखाई दे रहे हैं, इसके बावजूद क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन स्लाइटली स्लाइटली ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे? स्लाइटली ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बी की तरफ चले जाएंगे, बी की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे। ये देखिए अब ये बीच में नहीं पड़े हुए, स्लाइटली बी की तरफ चले गए। अब बी की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी शिफ्ट कर गई, जिसकी वजह से बी पे क्या आ जाएगा? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। और ए पे क्या आ जाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ये आ जाएगा। क्यों आया इस पे नेगेटिव? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली। इस पे पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो था, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बी को दे दी, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट हो गया। इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? डेफिनेशन लिखें, द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम, the relative tendency of an atom to attract the shared electron pair, to attract the shared electron pair towards itself. The relative tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity, is called electronegativity। इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये जो टर्म है, ये जो कंसेप्ट है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था पॉलिंग। पॉलिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो डिपेंड करेगी एटम के आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करेगी। क्लियर? दूसरा इसमें यह भी ध्यान रखें कि अभी डेफिनेशन में मैंने एक वर्ड बोला था रिलेटिव टेंडेंसी।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये रिलेटिव वैल्यू है, जो क्या इंडिकेट कर रही है, ये किसी एटम की टेंडेंसी को इंडिकेट कर रही है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, इसको बता रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डजंट हैव एनी यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये भी ध्यान दें। वहां आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट पढ़ी थी किलोजूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये रिलेटिव टेंडेंसी है। और एक और चीज इसमें पर्टिकुलर ध्यान दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी नहीं है, ये किसी गिवन एलिमेंट के लिए कांस्टेंट भी नहीं है, रिलेटिव टेंडेंसी है। रिलेटिव का मतलब अब जैसे ये यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, अब मान लो यहां पर इसकी बजाय, थोड़ा समझना इस चीज को, यहां जो पॉइंट बता रहा हूं बेटा इनको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं यहां पे। अब सपोज यहां मैं ये कह दूं आपके पास, थोड़ा सा देखिए कि इस केस में ये एटम था, अब यहां पे कंपेरेटिवली मैंने सपोज एटम जो है वो यहां पर ये ले दिया, ये एटम ले दिया, ये इसका इलेक्ट्रॉन, और एक एटम वही आपके पास यही वाला एटम ले दिया मैंने, यही सेम यही एटम यहां पर ले दिया, ये रहा यही साइज। आपको शायद नजर आ रहा होगा कि इसका साइज तो मैंने यही रखा, इसका साइज बढ़ा दिया, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ इस केस में ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे या ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा? ऑब्वियसली ये ज्यादा खींच लेगा, क्योंकि यहाँ इसका होल्ड और भी कम हो गया इन इलेक्ट्रॉन पे। तो इन इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की टेंडेंसी है वो अगर इस एटम की सेम होती तो यहाँ भी उतने ही खींचता अपनी तरफ और यहाँ भी उतने ही खींचता, लेकिन यहाँ ज्यादा खींच रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसी एलिमेंट की वो कांस्टेंट नहीं है, वो बहुत सारे वो फैक्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करती है। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ मैंने आपको दे करके बताया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट जो पॉलिंग ने दिया था, उसने आर्बिट्रेरी फ्लोरीन जो था उसको वैल्यू दे दी थी 4.0। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की है, जिसको वैल्यू क्या दी गई है 4। और एक जो मेन आपके काम आएंगे उसके लिए एक वर्ड याद रखना आप, फोंकल, एक फोंकल वर्ड याद कर लेना। अगर 4 में लूं तो इनका ये ऑर्डर होता है, अगर 4 में उठाऊं तो यहाँ पर इनका ऑर्डर ये हो जाता है। जैसे इसकी मैं लूं तो इसकी 4.0 होती है, ऑक्सीजन की अगर हम लें तो 3.5 होती है, नाइट्रोजन की अगर हम लें तो 3.1, इसकी 3 होती है। इनमें थोड़ा ही फर्क होता है, इसकी बस थोड़ी सी हो जाती है, साइज बड़ा होता है इसलिए इसकी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके चलते हैं। इसकी आर्बिट्रेरी पॉलिंग ने 4 ली थी, और ये रिलेटिव टेंडेंसी होती है एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेने की। जबकि अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज और पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो आइसोलेटेड एटम की टेंडेंसी थी, एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेने की, अपनी शेल में लेने की टेंडेंसी थी। ये इलेक्ट्रॉन को शेल में नहीं ले रहे। अब इन इलेक्ट्रॉन पे ये मत सोचना इसका होल्ड नहीं रहेगा, इस एटम का भी होल्ड है लेकिन इसका होल्ड ज्यादा है। और ये आइसोलेटेड एटम की टेंडेंसी थी जो आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी थी, लेकिन ये जो टेंडेंसी है किसकी है, बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेक्स्ट हम लेके चलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज का अपना टॉपिक रहेगा फैक्टर्स affecting इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये लेके चलते हैं। कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं एटॉमिक साइज। फर्स्ट फैक्टर आप लेके चलेंगे एटॉमिक साइज।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ई से डिनोट कर रहा हूं मैं, ई लिख रहा हूं इसके लिए, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा एटमिक साइज के, एटमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कल भी हमने आपको बताया था कि जैसे हम ये कह दें कि एक एटम आपके पास ये है और एक एटम आपके पास ये है और इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा? जिसका न्यूक्लियस क्लोज होगा। किसका क्लोज है? इसका। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। रिलेटिव टेंडेंसी है इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो कौन जल्दी खींचेगा? जिसका न्यूक्लियस क्लोज होगा, यानी जिसका साइज स्मॉल होगा। तो साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बॉन्डेड एटम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इट्स साइज, और यू कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बॉन्डेड एटम इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन इट्स साइज। सेकंड फैक्टर लेकर के चलते हैं, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो वास्तव में न्यूक्लियर चार्ज वहां इलेक्ट्रॉन पे आएगा, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद जो बच जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना इन इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज्यादा होगा। तो व्हेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई, द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी हाई। So we can say electronegativity directly proportional to effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को देखिए खींच क्यों रहे हैं, ये एटम क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो तो अट्रैक्ट करेंगे नहीं, ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। और न्यूक्लियस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। थर्ड फैक्टर, थर्ड हम लेके चलते हैं इसमें शील्डिंग इफेक्ट, SHIELDING, शील्डिंग, और यू कैन से स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये लेके चलते हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्योंकि आपको ये पता है, मान लो यहाँ पर इनर शेल है, सपोज यहाँ बहुत सारे इनर शेल हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन हैं जो कि न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड करेंगे। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर लिया तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज क्या पड़ेगा? कम, और इन पे न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ेगा तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इतनी पावर के साथ, इतनी स्ट्रेंथ के साथ। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता चला गया तो न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इन इलेक्ट्रॉन पे, वो डिक्रीज हो जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। या हम साइज से भी कह सकते हैं, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और एटॉमिक साइज इंक्रीज तो ये डिक्रीज। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज करता है तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। सो वी कैन से स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज द एटॉमिक साइज विच डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ये कह सकते हैं हम। फोर्थ फैक्टर इसमें लेके चलते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एटम, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एटम। बेटा अभी आपको ये नहीं पता हाइब्रिडाइजेशन क्या भला है, तो सिर्फ यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिए, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आएगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगी। और आज तक ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बना है जिसमें कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता जिसमें आप बैठें और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ना आए।
तो इसमें सिर्फ आप इतना समझें कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक्चुअली जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग होती है। तो जब उनकी मिक्सिंग होगी तो बस इतना समझ ले फिलहाल इसमें, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, एज द नेम इंडिकेट हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए यहां तो आपने पढ़े हैं एस ऑर्बिटल पढ़े हैं, आपने पी ऑर्बिटल पढ़े हैं, डी ऑर्बिटल पढ़े हैं, एफ ऑर्बिटल पढ़े हैं, ये प्योर ऑर्बिटल है। लेकिन अगर एसपी ऑर्बिटल मिलके ऑर्बिटल बनाए या एसपी डी मिल करके ऑर्बिटल्स बनाए तो उन ऑर्बिटल्स को कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहां केवल इतनी ही चीज समझ लें आप, आगे बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ क्या बताया, जैसे एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है, ये आपके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। लेकिन अगर कोई ऑर्बिटल एस और पी के मिलने से बने या एस पी और डी के मिलने से बने तो उन्हें हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड एज द नेम इंडिकेट हाइब्रिड, यानी मिलके बना हुआ है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जैसे जैसे एस कैरेक्टर यानी एस ऑर्बिटल की परसेंटेज बढ़ेगी, जैसे जैसे एस ऑर्बिटल की परसेंटेज बढ़ेगी वैसे वैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगी। जैसे आगे आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि देखिए हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो मान लो एक एस और दो पी ऑर्बिटल मिल जाए तो क्या बनेगी sp2। एक एस और एक पी मिल जाए तो क्या बनेगी हाइब्रिड ऑर्बिटल sp। और अगर एक एस और तीन पी मिल जाए तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसको हम कहेंगे sp3। आगे पढ़ेंगे हम ये, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अभी आपको बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल के मिलके बनाते हैं या sp और d मिल करके बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपको ये पता है कि एक s ऑर्बिटल और एक p सब शेल में तीन p ऑर्बिटल होते हैं, ये s सब शेल, ये p सब शेल। s में एक ऑर्बिटल, p में तीन ऑर्बिटल। अगर कोई ऑर्बिटल एक s के और एक p के मिलने से बनता है तो उसको हम कहते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर कोई ऑर्बिटल एक s और दो p के मिलने से बनता है तो उसको हम कहते हैं sp2। और अगर कोई ऑर्बिटल एक s और तीन p के मिलने से बनता है तो उसको कहते हैं sp3। वैसे बुक में ऐसा लिख देते हैं। इन फैक्ट तो क्या है बेटा, अगर कोई ऑर्बिटल बने और उस ऑर्बिटल में हम ये कहें 50% कैरेक्टर तो s के हैं और 50% p के हों तो उसे हम कहेंगे sp ऑर्बिटल। और अगर कोई ऑर्बिटल ऐसा हो जिसके अंदर तकरीबन जो आपके पास s बना है s के 33.3% के आसपास हो और बाकी 66 पॉइंट जो भी रह गया आपके पास वो p के हों तो उसको हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ऐसा ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें s p के हों तो उसको हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ऐसा ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें s के 25% कैरेक्टर हों और 75% p के हो उसको हम कहेंगे sp3। तो अब देखिए आपके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल sp है, एक sp2 है, एक sp3 है। तो s कैरेक्टर किस में सबसे ज्यादा है, sp में सबसे ज्यादा है s कैरेक्टर। और यही हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, percentage of s character of the hybrid orbital, of the hybrid orbital। हाइब्रिड ऑर्बिटल में जैसे जैसे s कैरेक्टर की परसेंटेज बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। या मैं ये कह सकता हूं, ये भी कह दे कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ p character of hybrid orbital of the hybrid orbital। p परसेंटेज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी और s परसेंटेज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज इन द s कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका रीजन क्या होता है, इनफैक्ट s ऑर्बिटल आपको पता है न्यूक्लियस के क्लोज होता है,
तो इसलिए ज्यादा अट्रैक्शन कॉज करेगा। दिस इज बिकॉज द एस ऑर्बिटल इज नियरर टू द न्यूक्लियस एंड दस सफर्स ग्रेटर अट्रैक्शन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हाइब्रिड के लिए आ गया। हाइब्रिड का पूरा टॉपिक आपको हम आगे बताएंगे, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। एक बार चैट बॉक्स में बताए बेटा यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर लेके चल रहे हैं यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ये कौन सा आ गया था आपका, फोर्थ फिफ्थ लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर सिंपली क्या होता है बेटा, दो एटम के बीच में जितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे ना वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। ठीक है ना, जैसे मैं ये कह दूं कि आपके पास ये है ए और ए के बीच ये बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं कहूँगा एक है। यहाँ पे मैं कहूँगा दो बॉन्ड बना रहे, इसका बॉन्ड ऑर्डर दो है। यहाँ पे मैं कहूँगा इसका बॉन्ड ऑर्डर तीन है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उसे हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। और ध्यान रहे मैंने आपको ये भी बताया था कि आयनिक बॉन्ड को हम इस हाइफन से नहीं दिखाते। ये जो हम लगाएंगे दो एटम के बीच, ये केवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये केवल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि NaCl आप ऐसे लिखते हैं, और ज़्यादा करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन NaCl को ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे नहीं लिखते NaCl को। ठीक है, इसको कभी ऐसे नहीं लिखेंगे आप। जबकि जो आपके पास मान लो वाटर होता है, वाटर को आप ऐसे लिख देते हैं, ये देखिए बॉन्ड ऐसे दिखा दिए। या CO2 है, उसको आप ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कोवेलेंट बॉन्ड को, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कोवेलेंट बॉन्ड को। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और इसी तरह ये हमने दिखाया, जैसे यहाँ पर हम ये दिखा दें, ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, C और N के बीच ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। और जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं दो बॉन्डेड एटम के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। अब सुने इसमें, विद इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज करेगा द बॉन्ड डिस्टेंस डिक्रीजेज, तो बॉन्ड डिस्टेंस डिक्रीज करेगा। बॉन्ड डिस्टेंस हम किसको कहते हैं जनरली, बॉन्ड डिस्टेंस की सिंपल सी अगर डेफिनेशन ले बेटा, जैसे मान ले हम ये एक एटम है और ये एक एटम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस के सेंटर से जो इनका ये डिस्टेंस है ना, इसको हम बोल देते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। इसको बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं जनरली। दो बॉन्डेड एटम जो हैं, दो बॉन्डेड एटम हैं, उनके न्यूक्लियस से के सेंटर से जो उनका डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिस्टेंस, या बॉन्ड लेंथ भी कह देते हैं उसको हम कई बार। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ जैसे हमने ये कह दिया कि भी आपके पास एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है और ये दोनों बॉन्डेड हैं, तो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, तो इसके न्यूक्लियस के सेंटर से, इसके न्यूक्लियस के सेंटर से, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिस्टेंस, या इसको आप कहते हैं बॉन्ड लेंथ। अब देखिए यहाँ एक बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब क्या है, जो मैंने यहाँ पे ये दिखा रखा है आपको, ये लाइन दिखा रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लाठी लेकर के और इनको एक दूसरे से जोड़ रखा है हमने। बॉन्ड मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए कम है, यहाँ और ज्यादा होगी, यहाँ और ज्यादा होगी, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आपको पता है ये एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और अगर ये एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये जो डिस्टेंस है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं इनके न्यूक्लियस के सेंटर से, ये डिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये डिस्टेंस डिक्रीज करेगा। यही तो बात मैंने बोली है ना, विद इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आप इस तरफ आ रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल है, ये ट्रिपल है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब इनके बीच में बॉन्ड बढ़ रहे हैं, और बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है एटम के बीच में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये बॉन्ड डिस्टेंस जो होगा ये क्या करेगा, ये घटेगा। और अगर बॉन्ड डिस्टेंस घटेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं, ये यहां पर है
और सपोज ये यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए समझ लें आप, ऐसे होता नहीं है, समझ लें ये दो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो ये दोनों शेयर कर रहे हैं, सही है। अब जैसे जैसे ये क्लोज आएंगे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से, हालांकि ओवरलैप होता है वो बात अलग है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा मैं आपको। कभी ये कह दो सर बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग ये इस तरह से होगी, आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैं आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ये एटम एक दूसरे के और क्लोज आएंगे, और ये क्लोज आएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो इसमें हमने सिंपली क्या बताया, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड और इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर, and with increase in the bond order the bond distance decreases and effective nuclear charge increases due to which electronegativity increases। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि आपके पास कार्बन है, कार्बन कार्बन से एक तो सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है जैसा आप एल्केन में पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है जैसा आप एल्कीन में पढ़ते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ है जैसा आप एल्काइन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं ऑर्डर लिखूं तो क्या ऑर्डर आएगा यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यही आ जाएगा ना। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में ज़्यादा होती है, एल्केन में, एल्कीन में, या एल्काइन में, एल्काइन में। एल्काइन में जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। देखिए इस चीज़ को एक चीज़ से और प्रूव करता हूँ मैं आपको, हमने बताया ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एल्काइन, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो क्या होंगे, एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होंगे, कीन, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होंगे, एल्केन। और हमने बताया जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड डिस्टेंस घटेगा, और बॉन्ड डिस्टेंस घटेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और देखिए यहाँ पर, यहाँ एल्काइन में जो कार्बन होता है ना, ये कार्बन लो या ये कार्बन लो, यहाँ जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp, यहाँ जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और यहां जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो देखिए यहां s कैरेक्टर कितने हैं, s कैरेक्टर 25%, यहां s कैरेक्टर कितने हैं 33.3%, यहां s कैरेक्टर कितने हैं 50%। तो ये चीज़ भी यहाँ अप्लाई हो जाएगी जो अभी हमने बताई थी कि s कैरेक्टर के क्या हो जाएगी, s कैरेक्टर के आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, इसकी sp2, इसकी sp3। क्यों होती है, कैसे होती है, थोड़ा वेट करो, बाद में बताएंगे कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसका वेट करें आप, वो हम बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे। तो यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो आप इससे भी बता सकते हैं कि s कैरेक्टर ज़्यादा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर से भी हमने बता दिया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ये वाला फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर का। किसी को डाउट है तो बेटा एक बार बताएं। अब 6 फैक्टर लेते हैं, किस पे डिपेंड करेगी, 6 हम इसमें लेके चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा राइटिंग आ जाती है समझ में, क्योंकि इस पे पेन ऐसे ही चलते हैं बेटा, ये कैलिबर नहीं होते अच्छे से, समझ में आ जाती है दिशा? यस सर। चलो ठीक, आप तो बिल्कुल मोती से गाड़ते हो। ठहर जा तू, ठीक है चलो थैंक यू बेटा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर का तो आपको पता ही है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, सीधी सी बात पहले तो ये लिखे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेडियस डिक्रीज करेगा।
जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेडियस डिक्रीज करेगा, ये आपको बताया था हमने। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ Fe का, Fe2 पॉजिटिव का और Fe3 पॉजिटिव का। इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र करूँ 0 है, इसका जिक्र करूँ +2 है, इसका जिक्र करूँ +3 है, तो इस साइड आ रहे हैं हम, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज। और ये आपको पता है, आप इस साइड अगर आएंगे, इस साइड आप आते जाएंगे, तो इनका जो साइज है, कैटायन का साइज, वो साइज क्या करता जाएगा, डिक्रीज। यही तो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं आप। कैटायन का साइज क्या होता है उसके पेरेंट एटम से, स्मॉल, और कैटायन पे जितने इलेक्ट्रॉन निकालता चला जाएगा, जितना उस पर चार्ज बढ़ता जाएगा, उतना ही साइज डिक्रीज होता जाएगा। मैंने आपको ये बताया था Z/E, यही बताया था ना, ये बताया था। तो यहाँ पर Z की वैल्यू तो सब में सेम है, Z की वैल्यू तो सब में 26 है, तो इसमें पहले में अगर हम यहाँ देखते हैं तो Z की वैल्यू कितनी है, 26, E की भी 26, इसमें देखें तो Z 26 और E 24, इसमें अगर देखते हैं तो Z 26 और E 23, तो Z/E की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसमें होगी, सबसे कम इसमें होगी, और Z/E की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो साइज डिक्रीज करेगा। तो इस साइड आएंगे तो साइज डिक्रीज कर रहा है, और साइज डिक्रीज करेगा तो साइज छोटा होता चला जाएगा। और साइज के बारे में आप पढ़ चुके हो, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखें तो क्या आ जाएगा, Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी Fe2 पॉजिटिव से, और Fe2 पॉजिटिव की ज़्यादा हो जाएगी Fe से। ये आ जाएगा इनका। क्लियर। अब नोट करके एक चीज़ और लिख दें, यहाँ पर नोट करके एक चीज़ और लिख दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डजंट डिपेंड, नोट कर दें ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डजंट डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स, बिकॉज it is simply the it is simply the capacity of nucleus to attract the shared pair of electrons. Hence the electron doesn't enter the orbit of the atom. एटम की ऑर्बिट में एंटर नहीं कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऑर्बिट में एंटर कर रहे थे, तो इसलिए इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। ये फैक्टर जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी। इनमें किसी को डाउट है बेटा तो एक बार लिखे चैट बॉक्स में। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पीरियोडिक टेबल। अब देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, जो एटॉमिक साइज होगा वो डिक्रीज करेगा, और एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। राइट, वेरिएशन ऑफ पीरियड में देख रहे हैं तो इन पीरियोडिक टेबल एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड, then atomic size decreases, and if atomic size decreases electronegativity increases, because electronegativity is inversely proportional to atomic size। ये आप पढ़ चुके हैं, राइट। आप जिक्र करते हैं टॉप टू बॉटम, कि अगर टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये जनरल ट्रेंड है बेटा, वेरिएशन इसमें मिलते हैं, ये जनरल ट्रेंड है। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, देन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एंड इफ एटॉमिक साइज डिक्रीजेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू atomic size। And when we move from top to bottom in a group, then atomic size increases, and if atomic size increases then electronegativity decreases। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर, ये चीज बताएं, होगी क्लियर, क्लियर होगी बेटा ये चीज। अब लिखिए इनर्ट गैस जो होती है, इनर्ट गैस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट बना के लिख लें ये,
इनर्ट गैसेज जो होती हैं, इनर्ट गैस तो पहले बोलते थे, आजकल तो क्या बोलते हैं इनको, आजकल तो इनको नोबल गैसेज बोलते हैं, क्योंकि इनके कुछ कंपाउंड मिल गए हैं, तो आजकल तो नोबल गैसेज बोलते हैं। इनर्ट गैस जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 लेते हैं, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं बनाते। इनर्ट गैस जब हम कह रहे हैं तो इनर्ट गैस का क्या मतलब है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ मैंने इनर्ट गैस वर्ड यूज किया है। जो गैस बनाती है उनके लिए ये मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, जनरली जिनोन वगैरह कंपाउंड बना लेते हैं, मैंने बताया था, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ये बना लेते हैं, क्रिप्टोन भी कुछ बना लेती है। तो जो इनर्ट गैसेज हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 लेते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ इनर्ट गैसेज इज 0। वाई 0? बिकॉज दे डोंट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो 0 ही कहेंगे उसको हम। सही है। अब अगर मैक्सिमम का हम जिक्र करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियड में, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में किसकी होगी, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इंक्रीज कर रही है, और 17th आपके पास हेलोजन और उसके बाद नोबल गैस है, तो नोबल गैस से जस्ट पहले कौन है, हेलोजन। तो जो हेलोजन्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हेलोजन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटीन, ये हम लेके चलते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटीन, ये हम लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट ये लिख दें, इन ए पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हेलोजन इज मैक्सिमम। और अगर मिनिमम कहें तो किसकी आ जाएगी, मिनिमम कहें तो किसकी आएगी, अल्कली मेटल की। वाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ अल्कली मेटल इज मिनिमम, क्योंकि अल्कली मेटल पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली लेफ्ट में है, और ये वाले राइट में नोबल गैस जिनकी 0 है उससे जस्ट पहले हैं हेलोजन। तो अल्कली मेटल जो आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम है, ये वाले हैं, तो इनकी मिनिमम अल्कली मेटल की, और हेलोजन की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और अगर ये कहे हेलोजन में भी मैक्सिमम किसकी है, तो हेलोजन में भी मैक्सिमम है फ्लोरीन की। और अगर ये कहें अल्कली मेटल में भी मिनिमम किसकी है, तो वो है सीजियम की। मैंने बताया था फ्रेंसियम तो रेडियो एक्टिव, उसकी केमिस्ट्री का ज़्यादा नहीं पता, तो हम सीजियम कह देंगे। लेकिन अगर आपके पास सीजियम फ्रेंसियम दोनों आते हैं कॉम्पिटिशन में, तब फ्रेंसियम को हम टिक करेंगे। तो आप कह देंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कह सकते हैं। अगर हम ये कहे पीरियड में सबसे ज़्यादा हेलोजन्स की होती है और सबसे कम होती है अल्कली मेटल की, और सबसे ज़्यादा भी हेलोजन में भी किसकी होगी, फ्लोरीन की, और सबसे कम अल्कली मेटल में भी किसकी होगी, सीजियम की। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लें आप, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब पॉलिंग स्केल जो था, इसके स्केल पढ़ेंगे हम, 2-3 स्केल हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो पॉलिंग स्केल के बेस से कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन। फोंकल वर्ड याद रख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, फोंकल, ये फोंकल वर्ड याद रख लेना इसमें। तो ये कुछ पॉइंट है इसके। अब इसके लेके चलते हैं कुछ एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी है स्टैंड में, वो क्या है वो नोट करें। अब कुछ एक्सेप्शंस लेके चलते हैं, इसके एक्सेप्शन भी हैं बेटा, इस ट्रेंड के कुछ एक्सेप्शन भी आपको मिलेंगे। एक्सेप्शंस क्या हैं, तो आप ये देखते हैं कि जो आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें लास्ट में जिंक है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में कैडमियम है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मरकरी है। या मैं ये कहूं सेकंड बी ग्रुप बोल दूं, इसके अंदर जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं। तो यहां पे क्या है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ा था कि डिक्रीज करती है, लेकिन यहां क्या करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां इंक्रीज करेगी। एक्सेप्शन है, जिंक से कैडमियम, कैडमियम से मरकरी जाएंगे तो इंक्रीज करेगी। एज यू मूव फ्रॉम जिंक टू मरकरी देयर इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, एज यू मूव फ्रॉम जिंक टू मरकरी। तो एक तो एक्सेप्शन ये आ गया, ये वाला एक्सेप्शन इसमें हम पढ़ेंगे, ये आ गया एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक आप देखिए यहां पर जो ये वाला है आपके पास, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, हम कहते हैं डाउन द ग्रुप क्या करती है, डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है। लेकिन इस ग्रुप में आप देखेंगे तो बोरॉन से एल्यूमिनियम आएंगे, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी। सर आपका माइक ऑफ है। माइक्रो ऑफ है बेटा, एलो बेटा, फिर से बता देता हूं मैं ये।
हम एक्सेप्शन कर रहे हैं इसके, और एक्सेप्शन में हम आपको क्या बता रहे हैं, एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन ये बताया है कि जैसे जैसे हम इस ग्रुप के अंदर सेकंड बी में, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहें स्कैंडियम से जिंक तक, तो जिंक, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का लास्ट कैडमियम, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मरकरी, या मैं कह दूं सेकंड बी ग्रुप के या जो 12th ग्रुप है उसके मैं बोल दूं ये जो एलिमेंट है जिंक से कैडमियम, कैडमियम से मरकरी हम आएंगे डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जनरली डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है। अभी हमने बताया था कि डाउन द ग्रुप हम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखिए डिक्रीज करेगी, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब हम जिंक से मरकरी जाएंगे तो इंक्रीज करते ही एक्सेप्शन है। तो जब जिंक से मरकरी हम जाते हैं यहां टॉप टू बॉटम जाएंगे इस सेकंड बी ग्रुप के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। एक एक्सेप्शन तो ये है। सेकंड एक्सेप्शन अगर हम देखते हैं बोरॉन फैमिली के अंदर, बोरॉन फैमिली कह दे इसको, या हम ये कह सकते हैं इसको 3A ग्रुप कह दें, या इसको 13th ग्रुप कह दें, ये कह सकते हैं ये 13th ग्रुप है, ये जैसे मैंने बताया था इसको 12th ग्रुप कह सकते हैं हम, या सेकंड बी कह दें इसको, और ये थर्ड है या इसको 13th कह दें। इसमें क्या होगा, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो जनरली इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज करती है, तो यहाँ बोरोन से एल्यूमिनियम आएंगे डिक्रीज ही करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एल्यूमिनियम से आप गैलियम पे आएंगे तो इंक्रीज करेगी, गैलियम से इंडियम पे जाएंगे तो फर्दर इंक्रीज करेगी, और इंडियम से थैलियम पे जाएंगे तो फिर इंक्रीज कर जाएगी। इनमें जनरली अगर वैल्यू लूं, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, इसकी 2.0 है क्योंकि एक्सेप्शन है इसलिए दिमाग में रह जाती हैं, इसकी 1.5 है, इसकी डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज करेगी 1.6, 1.7, 1.8, तो एक एक्सेप्शन ये आ गया, डिक्रीज की बजाय क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, यहाँ इंक्रीज कर गई है। और अगर इसमें एक्सेप्शन का जिक्र करूं मैं, तो जो आपके पास कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जिर्मेनियम, टीन, लेड, इसमें अगर हम देखें तो इसको कौन सा ग्रुप कह दे, फोर्थ ए कह दूं या 14th ग्रुप कह दूं मैं इसको। इस केस में क्या होगा कि जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सिलिकॉन के आगे जाते ही इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में कोई चेंज ही नहीं है। जैसे कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हम देखते हैं ये आती है 2.5, सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आती है वो आती है 1.8, इसकी भी 1.8, जिर्मेनियम की इसकी भी 1.8, यहां थोड़ी सी बढ़ती है 1.9, तो ऑलमोस्ट क्या रह गई, कांस्टेंट। और हालांकि डाउन द ग्रुप क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे तो करनी क्या चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन यहां पे क्या रह रही है, कांस्टेंट। ये कुछ इसके एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। अब लेके चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट लेके चल रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस लेके चलेंगे इसकी। तो पहली एप्लीकेशन हम इसकी लेके चल रहे हैं नॉमेनक्लेचर में। नॉमेनक्लेचर में लेके चल रहे हैं, नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग के अंदर लेके चल रहे हैं। एक हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं हम, बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो दो नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं उन कंपाउंड्स को जनरली बाइनरी कंपाउंड्स कह देते हैं। कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम टू नॉन मेटल्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। अब जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे हमने ये लिख दिया ए बी, तो एक तो ये ध्यान रखें कि यहां जो लास्ट में लिखा जाता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और जो पहले लिखते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। सही है। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके एंड पे हम स्पिक्स लगाते हैं, जनरली आइड स्पिक्स लगाएंगे हम, ये स्पिक्स लगाएंगे इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे लिखते हैं HCl, तो इसको क्या कहेंगे, इसको जब आप नाम लेते हैं तो इसके लिए क्या बोलते हैं, क्लोराइड, आइड लगाएंगे लास्ट में इसके। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी
उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जब लिखेंगे तो उसके एंड में हम स्पिक्स क्या लगाएंगे, IDE ये लगाएंगे। और जो नाम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका नाम पहले लिखेंगे, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका नाम बाद में लिखेंगे, जैसे मैंने यहां बताया आपको। तो यहां पर इसको क्या कहेंगे आप, इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया, क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपके पास है BrCl और ClBr, ये बताओ इनमें कौन सा सही लिखा है मैंने और क्या नाम होगा उसका, कौन सा सही लिखा है और उसका क्या नाम होगा, बताए फटाफट मुझे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं इसमें, तो ये आपके पास फ्लोरीन हो गया, ये आपके पास क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये आयोडीन हो गया। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो यहाँ पे देखिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको बाद में लिखना है, तो ये लिखेंगे हम BrCl। नाम क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन नहीं, इसके लास्ट में क्या लगेगा, आइड, तो ये आ जाएगा आइड। तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमीन क्लोराइड। ब्रोमीन क्लोराइड ये लिख देंगे। अब इसी तरह यहां पे चलो और एग्जांपल लिखते हैं। अगर यहां मैं लिखता हूं OF2 या F2O, क्या लिखें और क्या नाम होगा, बताएं मुझे एक बार। मतलब पूरा आपको बता दिया कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। पूरी रात रामायण पढ़ी और सुबह उठ के आप बोल रहे हैं कि सीता कौन था। ऐसा मत करो बेटा। अभी एक वर्ड भी बताया था मैंने आपको, फोंकल। अब दिक्कत पता है क्या है, क्योंकि यही यही एक ऐसा कंपाउंड है फ्लोरीन के साथ ही जिसके अंदर फ्लोरीन बाद में लिखी जाती है और ऑक्सीजन पहले। अदरवाइज हर कहीं ऑक्सीजन बाद में ही लिखी जाती है, हर कहीं ऑक्सीजन बाद में ही लिखी जाती है। अगर आप देखते हैं तो ऑक्सीजन हर कहीं बाद में ही होती है। ऑक्सीजन को अगर आप लिखते हैं तो बाद में ही मिलती है। कहीं भी आप लिखो ऑक्सीजन को, वो आपको बाद में ही मिलेगी। ऑक्सीजन को कहीं भी आप लिखते हैं तो वो आपको बाद में ही मिलती है। लेकिन यही ऐसा है जिसमें आपको पहले ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन मिली है। रीजन, क्योंकि एक फ्लोरीन ही ऐसा है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। फ्लोरीन की ही ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसलिए ये लिखा जाएगा, ये नहीं। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ये लिखेंगे इसका नाम। इसी तरह ये होता है O2F2 डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ये आ जाएगा इस केस में। तो इसको ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड लिखेंगे। यहां पर एक और चीज आती है, एक क्वेश्चन बनता है यहां पर कि ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑक्साइड्स कहते हैं, लेकिन फ्लोरीन के साथ इसका जो कंपाउंड होगा उसको ऑक्साइड नहीं बल्कि हम फ्लोराइड कहेंगे। वाई, तो रीजन अब जान ही गए आप। बिकॉज ओनली फ्लोरीन इज द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। केवल फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो इसलिए ऑक्सीजन के जो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड होगा उसको ऑक्साइड नहीं हम फ्लोराइड कहेंगे। अदरवाइज ऑक्सीजन के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स बोलते हैं हम उनको, लेकिन यहां पर बोलेंगे फ्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब इसी तरह अगर मैं ये लिखूं जो अभी मैंने लिखा है कि ये लिख दिया Cl2O, या इसको मैं ये लिखूं OCl2, इसको क्या लिखेंगे। ऑब्वियसली यहां पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास डाइक्लोरिन ऑक्साइड, डाइक्लोरिन ऑक्साइड।
ठीक है। अच्छा, एक ऐसा कोई मेरे को कंपाउंड बताओ जिसमें हम उल्टा लिखते हो, जिसमें उल्टा लिखते हो यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको पहले, हमने क्या कहा था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको बाद में लिखेंगे और जिसकी कम है उसको पहले। तो कोई ऐसा बताओ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको पहले लिखते हैं और जिसकी कम है उसको बाद में लिखते हैं। ऐसा कौन सा कंपाउंड, और आप पढ़ चुके हो उस कंपाउंड को, खूब अच्छे से जाना पहचाना कंपाउंड है वो, लिख के बताओ चैट बॉक्स में। ले भाई, सेकंड इसमें लेके चलते हैं हम, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड ये लेके चलते हैं। देखिए एक चीज सिंपल सी, ये आप मान लो ए और बी के बीच कोई बॉन्ड बन रहा है, एक एलिमेंट ए है एक बी है, तो ये चीज मान के चलें इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो जनरली है ना बेटा, हम शो करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, वो काई के साइन से कर देते हैं। काई का साइन ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, तो बार बार ये पेन ऐसे करना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दूंगा एक्स में, आप समझ जाना होती काई है ये। काई का साइन इस तरह से पुट करते हैं ना आप, तो होती ये है ये। तो ये मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और ये लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा उतने ही आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस होंगे, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होगा उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है, देखिए आपको एक अच्छी सी बात बताऊंगा, आप भी देख के कहेंगे हाँ ये तो सही हो गया। ये मान लो ए है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है और ये इलेक्ट्रॉन बी का है। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो बी क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सही है, ये देखिए यहां मिडवे में थे ये, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से इस पे क्या आ गया, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, जिस पे क्या आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब ये आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन ये बी का है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, तो इसने ए वाले इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ ले लिया। अब अगर मैं ये कह दूं बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये भाग जाएगा यहां से, और क्या बन जाएगा, एनायन, और इसका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल चला गया इसके एनवायरमेंट से बाहर, तो ये क्या बन गया, कैटायन। अब ये कैटायन और ये एनायन, इनके बीच में क्या आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे अब इस केस में, आयनिक। तो अगर सही तरीके में देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड का ही एक एक्सट्रीमली टाइप हो गई, कोवलेंट बॉन्ड की टाइप हो गई। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा दोनों में, तो ये इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल इससे बाहर खींच के भाग जाएगा और एनायन बना लेगा। तो एक्सट्रीमली केस हो गया ना इसी का, कोवलेंट बॉन्ड का आयनिक बॉन्ड भी। तो अगर दो के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, तभी तो कहते हैं, अगर हम जिक्र करें तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, जो एक्सट्रीमली लेफ्ट में बैठे हुए हैं, दैट इज अल्कली मेटल, और सबसे ज्यादा किसकी है, हैलोजन की। तो ये दोनों बहुत बढ़िया आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, बहुत बढ़िया आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वो जब बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं तो वहां पर वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कोवलेंट, कोवलेंट बनाएंगे वो। अभी आप देख रहे थे सारे, जैसे आपने लिखा था ClF आपने लिखा, या मैं कह दूं अभी आपने यहां पर पढ़ा था इसी का NO2 आपने लिखा था, या CO2 आपने लिखा था, या SO2 आपने लिखा था, ध्यान से देखिए। अभी आपने यहां पर पढ़ा था इसी का NO2 आपने लिखा था, या CO2 आपने लिखा था, या SO2 आपने लिखा था, ध्यान से देखिए इनके अंदर क्या है। इन सब में सल्फर ऑक्सीजन पी ब्लॉक के, क्लोरीन फ्लोरीन पी ब्लॉक के, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पी ब्लॉक के, कार्बन ऑक्सीजन पी ब्लॉक के,
और सेम ब्लॉक के हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंपैरेटिवली क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनमें कम होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और जनरली ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो एटम के बीच में 1.7 या इससे ज्यादा है, 1.7 और मोर अगर है तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और अगर 1.7 से कम है तो टेंडेंसी क्या रहती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। अगर दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 या उससे ज्यादा है तो जनरली ये कहते हैं आयनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर 1.7 से कम है तो उनकी टेंडेंसी रहती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। अब देखिए इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन भाई केमिस्ट्री है एक्सेप्शन से भरी पड़ी है। एचएफ में अगर आप देखते हैं तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो तकरीबन 1.9 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है 2.1 और फ्लोरीन की 4, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है 1.9। और इसके बेस पे अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो कैसा बॉन्ड बनना चाहिए, आयनिक, लेकिन ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बनाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बहुत छोटा है, अपना जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता इसको, ये एक एक्सेप्शन आ गया भाई। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना है लेकिन फिर भी ये क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे बेटा, वो आप ध्यान रखिए। पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक तो ये देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये चीज भी समझें। कोवेलेंट बॉन्ड जो है, मान लो दो एलिमेंट के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ए और बी के बीच, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा, ये यहां पे आपको बता दें, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे ये दो तरह के बनते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ये देखिए ये यहां कोवेलेंट बॉन्ड बना है, और एक मैं कह दूं कि कोवेलेंट बॉन्ड ये बना है। अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो बनेगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है तो बॉन्ड बनेगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए मान लो ए और बी के बीच बॉन्ड बन गया, और यहां मैं कह दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, तो ये इन शेड पे रिफ्लेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे स्लाइटली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पोल क्रिएट हो गए हैं, इसलिए ये कौन सा बना है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और एक मैं कहूं जैसे यहां पर बॉन्ड बना हुआ है, सपोज ये एग्जांपल ही ले लो, जैसे यहां पर ये लिया मैंने सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज, ये भी साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगी तो इस पे डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर, लेकिन कैसा है ये कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर। और अब अगर कोवेलेंट बॉन्ड मान लो ए और ए के बीच बन रहा है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है, तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बनेगा, नॉन पोलर। यहां कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर बनेगा, जैसे मैं एच एच के बीच देखूं, या मैं ये कह दूं ओ ओ के बीच बॉन्ड देखूं, या मैं हेलोजन हेलोजन के बीच बॉन्ड देखूं, सेम हेलोजन जैसे Cl2 में Cl Cl के बीच देखें, या ओ ओ लिखें बेटा ये भी, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड देखें, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ एच एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं, क्लोरीन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं, नाइट्रोजन वाली में भी कोई डिफरेंस नहीं, तो यहां जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉन पोलर। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो कैसा बनेगा, पोलर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा हो गया, 1.7 या उससे ज्यादा 1.9 को क्रॉस कर गया, तो आपको पता है यही केस क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड का केस बन जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो बॉन्ड कोवेलेंट होगा और नॉन पोलर होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है,
तो बॉन्ड कोवेलेंट होगा लेकिन पोलर होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया 1.7 या उससे ज्यादा आ गया तो बॉन्ड क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो उस केस में आयनिक बॉन्ड आ जाएगा आपके पास। तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो डिसाइड करता है कि बॉन्ड कैसा बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है या बहुत स्मॉल है तो कोवेलेंट बनेगा, लेकिन इसमें भी दो केस आ गए हैं। अगर डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं है इनकी, तो बॉन्ड कोवेलेंट बनेगा। और कोवेलेंट भी कौन सा, नॉन पोलर। इलेक्ट्रोनेगेटिव में स्मॉल डिफरेंस है तो बॉन्ड कोवेलेंट बनेगा लेकिन कैसा, पोलर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव में 1.7 या उससे ज्यादा डिफरेंस आ गया तो बॉन्ड कैसा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान से बेटा, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और आयनिक में कोवेलेंट के इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो देखिए कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, आप ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड कोवेलेंट था ना, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से इस पे क्या आ गया, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किस में डेवलप होते हैं, आयनिक बॉन्ड में। तो ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में स्लाइटली किसके कैरेक्टर आ गए, आयनिक बॉन्ड के। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखें, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें आयनिक कैरेक्टर हो सकते हैं और आयनिक में कोवेलेंट हो सकते हैं। तो कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर क्यों होंगे, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से यहां पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और आयनिक में कोवेलेंट कैसे आएंगे, ये टॉपिक बहुत डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे कि आयनिक में कोवेलेंट कैसे आ सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट में बताएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार यहां तक बताएं, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई।